हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। केवल अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट, आप अपनी पढ़ाई का तो ख्याल रख ही रहे होंगे। 2017 धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2022 को पकड़ ही लेना है, बहुत जल्दी पकड़ लेना है। तो 2017 के ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। तो अब तैयार हो जाइए समझने के लिए पूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टूडेंट, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन से ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। पहला ही क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, एकदम से बेहतरीन क्वेश्चन से आपका स्वागत होने जा रहा है। देखिए, मेटल तो जानते ही हैं कि विद्युत का गुण, विद्युत के जैसे चालक हो गए, या मैंने जो भी विद्युतीय गुण दिखाते हैं। कुछ धातु भी ऐसे होते हैं कि उससे मेटल की तरह, जस्ट लाइक मेटल, धातु की तरह व्यवहार करते हैं। और उसी में से पहले 2017 मिटा दें ताकि स्टूडेंट्स क्या करें, बोर्ड पे बड़ा कम जगह रह गया यार। देखिए, आपके पास अगर टिटेनियम ऑक्साइड है, आपके पास CrO2 है, ReO3 है, तो दोस्त याद रखिएगा ये मेटल के ऑक्साइड तो हैं, लेकिन इन भाई लोगों का जो विचार है ना, जो काम है ना, वो बिल्कुल धातु की तरह है। तो मेटल के ऑक्साइड होने के बावजूद भी धातु के जैसा व्यवहार करते हैं। और उसमें से आप चुन लीजिए, हम बताएंगे तो ही चुनिएगा। अच्छा तो नहीं लगेगा अगर हम ही कहेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी। दोस्त, दूसरा का क्वेश्चन है, इसमें का दूसरा, निम्न में से कौन बेरवादार है। अरे यार, बेरवादार, बेस्वाद, बेरवादार का मतलब अक्रिस्टलीय। बेरवादार का मतलब हो गया एमरफस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। तो बेरवादार से मत घबराइएगा। तो कौन से बेरवादार है, तो चॉइस को हमने देखा, लिखा है ग्रेफाइट। आप जानते हैं ग्रेफाइट एक क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद है क्वार्ट्ज ग्लास है, फिर उसके बाद क्रोम एलम है और सिलिकॉन कार्बाइड है। दोस्त, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आप देखिए, बहुत बेहतरीन बात है, मैं आप ही के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ और किसी से नहीं बोलने वाला हूँ। बोलने वाला वो जो क्वार्ट्ज है ना, क्वार्ट्ज ये है क्रिस्टलीय, ये है क्रिस्टेलाइन, है क्रिस्टेलाइन। लेकिन इसी क्वार्ट्ज के साथ अगर ग्लास हो जाता है ना, ग्लास, तो समझिए वो हो जाता है एमॉर्फस। तो अगर क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, या सॉरी क्वार्ट्ज ग्लास, तो ये जो हो गया अब हो गया अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय याद रखिएगा, ग्लास भी अपने आप में अक्रिस्टलीय ही है। ग्लास अक्रिस्टलीय है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय है। लेकिन क्वार्ट्ज और ग्लास दोनों मिलके जब बनते हैं तो होता है क्वार्ट्ज ग्लास, और वो हो जाता है अक्रिस्टलीय। तो आपको चॉइस दिख रहा है ना आपका सही जवाब। तो सही जवाब है तो चुन लीजिए, उसमें हम बोलेंगे तो ही चुनिएगा। अच्छा, मुझे माफ करेंगे आप लोग, कल अक्रिस्टलीय चुनना था। कल 2 ऐसे क्वेश्चन हुए जिसमें मैंने आपको सही आंसर तो बताया, लेकिन टिक लगा दिया गलत जगह पे। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की गलतियां ना हो, और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि इस तरह की गलतियों का आप ओवरलुक करते हैं। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। आइए दोस्त, इसको तो थोड़ा समझना होगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। आप जरा बोर्ड पर देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये है NaOH। दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये टूटेगा Na+OH-, मतलब हो गया ये I = 2 हिस्सों में टूटा ना। ये हो गया Na2SO4। भाई साहब, Na2SO4 को तोड़ दीजिए तो टूटेंगे 2Na+SO4 I = 2 को Na और 1 को SO4, कितना हुआ दोस्त, 3। उसके बाद क्या है बोलिए, सॉरी NH4NO3 है। तो NH4NO3 आप जान ही रहे हैं, ये टूटेगा NH4 + NO3- में। ताई का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। और इसी तरह से KMnO4 टूटेगा K + NO3- और I का वैल्यू 2 हुआ। I का मान जिसके लिए जितना ज्यादा होगा उसके लिए अणुसंख्या गुण उतना ही ज्यादा होता है।
अब जानते हैं ना, तो यहां पर है कि किसके लिए क्वथनांक अधिकतम होगा, तो जिसका आई का मान अधिकतम होगा उसका क्वथनांक भी अधिकतम होगा। और इस तरह से दोस्त आप देख पा रहे हैं कि आई का मान यहां पर 3 है, मतलब दूसरा का जो चॉइस है वो 3 है। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब है Na2SO4 1 Na2SO4 का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। आप समझ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी बनाया हुआ है। देखिए, जब कोई आयनिक कंपाउंड दिया जाएगा तो उसके तोड़ लीजिए और देखिए वो कितनी घटकों में टूट रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा घटकों में टूटेगा वो उसका क्वथनांक का उन्नयन हो, हिमांक का उन्नयन वो मतलब उतना ही ज्यादा होगा। अब आइए दोस्त, HCl और H2O की स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होगा? क्या आप स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए क्वेश्चन गेस्ट कर रहा हूं। आपके फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन आएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण से क्या समझते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण से क्या समझते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? तो सबसे पहले हम बता दें दोस्त, जैसे आपके पास पानी है, उसमें आपने नमक डाला और गर्म किया, तो वाष्प बन के पानी निकल जाएगा, नमक उसमें बच जाएगा। मान लीजिए कि आपने उस पानी में कुछ और चीज मिला दिया, तो घट अलग अलग टेम्परेचर पर वाष्प होते हैं। सोचिए एक ऐसी बात, आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन हो जाए, जिसमें घटकों को आपने डाला, गर्म के एक ही साथ वेपर बना, और वेपर को ठंडा किया तो एक ही साथ क्या हो गया, फिर से लिक्विड हो गया, फिर से गर्म किया, फिर वेपर, फिर मैंने एक ही साथ इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के सोल्यूशन के घटकों को आप चाहते हैं अगर कि वाष्पीकरण विधि से अलग कर दे तो नहीं अलग होगा। तो कुछ सोल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिनके घटकों गर्म करेंगे, एक ही साथ वेपर बनेगा और एक ही साथ क्या होगा, ठंडा होगा। दोस्त मैं एक दो इस तरह के नाम लिखना चाहूंगा। देखिए यहाँ आपके पास H2O है और HCl है, बहुत सारा होता है। इसमें से HCl जो है अगर आप मिला दीजिए 20.2% तो ये स्थिर क्वाथी विलयन बना देगा। H2O है और HNO3 है, HNO3, तो HNO3 का 68%, याद रखिएगा HNO3 का 68% स्थिर क्वाथी विलयन बनाता है। दोस्त आपके पास H2O है और साथ में C2H5OH मैंने इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल का 95.5 होते हैं ये स्थिर क्वाथी विलयन बनाता है। तो दोस्त फिलहाल तो इस सवाल पे फोकस करेंगे ही करेंगे। आप याद रखिएगा कि HNO3 और H2O में HNO3 68% कर दें तो वो बनाएगा एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, माने स्थिर क्वाथी विलयन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने पानी और अल्कोहल मिला दिया, वही अल्कोहल जिसे लोग पी पी करके और नालियों में गिरे रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ है, वो स्वर्ग का सुख पाते हैं। तो अगर आप 95.5% के आसपास अल्कोहल मिला दें और उसमें पानी मिला दें और फिर उसको आप गर्म करें, तो जानते हैं आप गर्म करके उस वाटर को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बन चुका होता है स्थिर क्वाथी विलयन। स्थिर क्वाथी विलयन को भी तोड़ा जा सकता है, उसके लिए दूसरी मेथड है, मतलब आप जो वेपर बना कर कोशिश करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्त इस सवाल का सही जवाब है, कहाँ गया मेरे भाई, इतना छोटा छोटा इसी में गुम हो जाता है, ये हो गया 20.2%। इसको याद रखेंगे और इसको जल्दी से नोट करिए क्योंकि हम आगे अब लिखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। पहले आपको मैं बता दूं, 1 फैराडे विद्युत धारा जब किसी भी सॉल्यूशन से आप गुजारेंगे, यहां देखिएगा मैं इसको मिटा रहा हूं और समझने की कोशिश करिएगा इसको। ये एक सॉल्यूशन हो, एक इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, विद्युत धारा आपने प्रवाहित किया और 1 फैराडे, तो इस पर जाकर के इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ इकट्ठा होगा। तो अगर 1 फैराडे माने 96,500 कूलम आपने इसमें दिया, तो जितना इकट्ठा हुआ होगा इसी को इक्विवेलेंट मास कहते हैं, या इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट मास कहलाता है। ये हो गया आपका तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी जो है ये द्रव्यमान हो गया। तो यहां पर देखिए जो चॉइस दिया हुआ, यही तुल्यांकी द्रव्यमान की एक्चुअली परिभाषा ही है कि किसी वैद्युत अपघट से आप विद्युत धारा प्रवाहित करें, 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करें और जो इलेक्ट्रोड पे मात्रा इकट्ठा हो जाएगा वही मात्रा कहलाता है, उसका क्या चीज, तो इक्विवेलेंट मास कहलाता है। तो 1 ग्राम समतुल्य है, पहला चॉइस है, 1 ग्राम मोल है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है और आधा ग्राम। तो अब देख रहे हैं 1 ग्राम समतुल्य, वही तुल्यांकी को लिखा हुआ है और इस तरह से इसका सही जवाब। एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, देखो ये ग्राम समतुल्य या तुल्यांकी जो आप मास है, इक्विवेलेंट मास, वो क्या है कि किसी भी वैद्युत अपघट से कितना आपको विद्युत धारा प्रवाहित करना है, 96,500 कूलम, मतलब कितना फैराडे,
1 फैराडे। और 1 फैराडे जब विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो इलेक्ट्रोड पर कुछ तो पदार्थ इकट्ठा होगा, और जितना पदार्थ इकट्ठा होगा वही उस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाएगा, तुल्यांकी भार कहलाता है, इक्विवेलेंट मास कहलाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। एक लॉ ऑफ मास सेक्शन है दोस्त। लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहता है कि आप लेके गए हैं किसी चक्की में गेहूं लेके गए ताकि आटा पिसा के लाए, तो आप गेहूं डाल दिए हौदा में, और मान लीजिए कि 15 किलो गेहूं था, 10 किलो गेहूं पिसाया, तब तक चक्की किसी वजह से बंद हो गया, तो क्या 15 केजी के दाम दे के आएंगे, पिसाई का दाम दे के आएंगे कि 10 केजी? क्योंकि आपका जो गेहूं था वो 10 किलो उसमें से आटा में बदला है ना, तो 10 किलो का ही एक्चुअली आप दाम देने वाले हैं। उसी तरह से लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि जो आप प्रतिकारक लेते हैं उस प्रतिकारक में से जितना हिस्सा जो होता है, सक्रिय जो द्रव्यमान होता है, एक एक्टिव जो मास होता है, वही प्रोडक्ट के रूप में बदलता है, सब नहीं बदलते। माने घर में 10 लोग हैं और 10 लोग काम करने में अगर 3 लोग जा रहे हैं तो सक्रिय जो द्रव्यमान 3 हुए। तो इस तरह से जो सक्रिय जो एक्टिव जो मास होता है, उसी एक्टिव मास पर ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है वो डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, उसका सही जवाब है एक्टिव मास, सक्रिय भार लिखा हुआ। उसके बाद है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए अर्ध जीवन काल का व्यंजक है। दोस्त यहाँ पर समझिएगा जरा, एक मास्टर फार्मूला बता रहा हूं आपको, किसी भी अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल का इससे वैल्यू निकल जाएगा। ये देखिए जरा, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आपको कर देना है 1 - n, जहां n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोस्त ये बताइए कि शून्य कोटि के लिए n का वैल्यू कितना रख दें फॉर 0 ऑर्डर? n = 0 रख दें, तो n = 0 बताइए T½ = क्या हो गया? हो गया एक्टिव। अगर मान लीजिए हमको प्रथम कोटि पूछा जाता तो T कितना रख दे, n बराबर यहाँ पर रख देते 1, तो T½ उसके लिए कितना हो जाता 1 - 1, तो ये तो खत्म हो जाता। इसका T½ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, आप तो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्त, प्रथम कोटि हो, शून्य कोटि हो, 3 कोटि, जितना कोटि का निकालना हो n का वैल्यू रख दीजिएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो, और यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जगह पे स्मॉल a दिया हुआ है, बस उससे ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। तो जरा देखिए ना, यहाँ पर रख देंगे तो कितना आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और इसमें पहला चॉइस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरह से इसका ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है उत्प्रेरक एक वस्तु है। उत्प्रेरक के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में शामिल नहीं होता, अभिक्रिया में यूं कहिए कि अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में रहता है लेकिन खर्च नहीं होता, और बिना खर्च हुए अभिक्रिया में अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अगर अभिक्रिया जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन है तो दोनों की गति को बढ़ा देता है। साम्य अवस्था को प्राप्त करने में वो तेजी लाता है, माने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है साम्य अवस्था, उसको जल्दी से मिलाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन का जो चॉइस है दोस्त, वो है कि उत्पाद के साम्य अवस्था में सांद्रण बढ़ा देता नहीं। साम्य अवस्था में तो सांद्रण बराबर होता है, वो कैसे बढ़ाएगा? प्रक्रिया के साम्यावस्था के स्थिरांक को बदल देता है। ये बात याद रखिएगा, कोई भी दुनिया का उत्प्रेरक साम्य अवस्था स्थिरांक है उसको नहीं बदल सकता। कोई भी उत्प्रेरक रिएक्शन को शुरू नहीं करा सकता। कोई भी जो उत्प्रेरक होता है ना, वो केवल काम को जो करेगा ना, पाथ ऑफ रिएक्शन को छोटा करता है और अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि वो सक्रियण ऊर्जा को घटाता है एक्चुअली उत्प्रेरक। तो वो सक्रियण ऊर्जा से संबंधित कोई यहाँ पर चॉइस नहीं है, लेकिन यहाँ पर चॉइस है कि साम्य अवस्था में प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। जो साम्य अवस्था है इक्विलिब्रियम, वो प्राप्त करने कितना जल्दी साम्य से मुलाकात हो, उस मुलाकात को जल्दी करवा देता है। माने यूं समझ लीजिए कि उत्प्रेरक वह मीडिएटर हो गया जिसे आप चाहते हैं मिलना, उसे वो जल्दी भेंट करवा देता है। तो साम्य अवस्था से मिलना चाहता अगर अभिक्रिया तो जल्दी भेंट करवा देता, बाकी किसी में से कोई परिवर्तन नहीं करता। माने आप यूं समझ लीजिए कि आपको किसी से मिलने जाना है, कोई एक व्यक्ति बीच में आया तो उसी से मिलवाएगा, ना उसको बदलेगा ना आपको बदलेगा, बस थोड़ा जल्दी मिलवा देता है। तो साम्य अवस्था वही काम करता है कि साम्य अवस्था प्राप्त करने में जो समय जितना लगता है, उत्प्रेरक डाल देंगे तो उस समय घट जाता है, माने कम हो जाता है और जल्दी मिलता है। उसके बाद सल्फाइड एस, पूरी दुनिया जानती है सल्फाइड एस
का जो है सांद्रण होता है फेन प्लावन विधि से होता है। और बिहार बोर्ड नए नए शब्द गढ़ती है, यहाँ पर लिखा है संकेंद्रित, उसका मतलब सांद्रण है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण दोस्त कौन सी विधि से होता है? फेन प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है फेन प्लावन विधि। और इसमें ये चॉइस है, इसमें मैं क्या कंसेप्ट बताऊं आपको, बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने दिया था फेन प्लावन विधि से, मुझे ख्याल आया कि ये तो पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है। हमने क्वेश्चन दिया था कि अवनमक क्या है, और आप लोगों में से शायद एक या दो आदमी ने मुझे व्हाट्सएप किया था, बाकी किसी ने ये नहीं बताया कि अवनमक क्या है। आपके लिए गेस है दोस्त, अवनमक क्या है, अथवा दो सल्फाइड अयस्क जब आपस में मिले होते हैं तो उनको कैसे अलग करेंगे, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो सल्फाइड अयस्क जब आपस में मिश्रित होंगे तो उन्हें कैसे अलग करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमीय निम्न में त्रिभाषमीय कौन है? तो आइए जरा देखते हैं। त्रिभाषमिक मतलब जिसमें 3 गो OH हो, उसकी जो बेसिसिटी है वो 3 हो। तो यहाँ पर देखते हैं H3PO2, देखिए चेक कर लेते हैं बारी बारी से। H3PO2 दोस्त, अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा डबल बॉन्ड OH और 2 गो H हुआ, तो देखिए ना यहाँ के तो भाषमिकता तो 1 हो गई ना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, 3 गो, भाषमिकता 1 हो गई। दूसरा H3PO3 के लिए आप बनाएंगे इस तरह से स्ट्रक्चर, तो OH, एक H हुआ, OH, भाषमिकता कितनी हुई? केवल 2 हुई ना। उसके बाद क्या बोलिए? H4P2O7, H4P2O7, चलिए बना लेते हैं H4P2O7। अरे आसान है, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH 2 गो, यहाँ पर 2 गो OH, 4 गो देखिए हाइड्रोजन लग गया ना। तो भाषमिकता कितनी हुई? 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, कितना हो गई बोलिए? 4 हो गई। इसकी भाषमिकता जो है 4 है। H3PO4 है, कई बार ये बता चुके हैं, H3PO4 की जो बेसिसिटी होती है वो 4 होती है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 3 होती है। देखिए ये भाषमिकता 3 है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है H3PO4। अब आइए नेक्स्ट है व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है चुनना है कि जो गलत है उसको चुनना है। तो इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों ले लीजिए, वो काम का चीज़ है। और फिर इसको मिटा रहा हूँ और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो P4 मोलिक्यूल है उसको समझिएगा जरा कि P इस तरह से P4 मोलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे रहता है। अब इस P4 में यहाँ पर लोन पेयर भी होते हैं, तो क्या गो लोन पेयर हो गए? 4 गो। तो देखिए एक जगह लिखा है 4 गो लोन पेयर है, 4 गो लोन पेयर, तो इसका मतलब सही है। अच्छा एक बात बता दी, 60 डिग्री का एंगल होता है, तो ये बात भी सही है कि 60 डिग्री का एंगल, हमको तो गलत का चुनाव करना है। उसके बाद आप सिंगल बॉन्ड काउंट करिए, आइए गिनते हैं। 1, देखिएगा ध्यान से, 2, 3, 4, 5, 6, सिंगल बॉन्ड भी 6 है, तो ये भी सही है। अब दूसरे में लिखा है कि सिंगल बॉन्ड 4, अरे यार जब 6 हो गए तो फिर 4 कैसे होगा? इसका मतलब जो गलत है उसी को चुनना था, एक तो गलत चॉइस देना ही था ना, नहीं तो सब सही हो जाता तो फिर आंसर क्या टिक लगाते। तो इस तरह से इसका सही जवाब है बी। जो 4 है सिंगल बॉन्ड वो गलत जवाब है, 6 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, एकदम 100% बात सही है। उसके बाद है संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं दोस्त, उसे नोट कर लीजिए, मैं लिखने जा रहा हूं संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यहां पर संक्रमण तत्वों के क्या है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संक्रमण तत्व से पहले आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, NS1 से लेके 2, ये एस ब्लॉक के लिए है। उसके बाद पी ब्लॉक के लिए आइए NS2। देखिए मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है, हम चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी होती चलिए। पी ब्लॉक के लिए हो गया। क्या आपको पता है डी ब्लॉक के लिए? तो N-1 D 1 से लेके 10 तक NS, देखिए 0 से लेके 2 तक, अथवा लिखा रहता है NS 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अगर एफ ब्लॉक की बात करें, ये हो गया डी ब्लॉक के लिए दोस्त, डी ब्लॉक। अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो N-2 F 1 से लेके 14 तक, N-1 D 0 से लेके यहाँ पर कितना होता है 1 तक होता है, फिर NS ये 2 होता है, ये F ब्लॉक हो गया। तो F ब्लॉक में जो होता है
ये ए ब्लॉक। अब इसमें संक्रमण तत्व कहाँ है, तो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व आप कहते हैं और ए ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसका मतलब कि डी ब्लॉक जो संक्रमण तत्व कहलाता है, देखिए n-1 डी 1 से लेकर 10 और NS में 0 से लेकर 2 तक या 1 से लेकर 2 तक। तो ऐसा कोई चॉइस है क्या, जरा देखिए तो बी नंबर, ध्यान से देखिए, n-1 1 से लेकर 10 तक n-1 डी और NS 0 से 1 या 2 तक। इस तरह से इसका सही जवाब हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक मान होगा। जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ, इस दोस्त इसको मिटा रहा हूँ, इसको जरूर नोट करिएगा। एस के लिए एस ब्लॉक NS 1 से लेकर 2 तक, NS2 NP 1 से लेकर 6 तक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए n-1 डी 1 से 10 और NS में 1 से लेकर के 2 तक या 0 से लेकर के 2 तक, ये दोनों चीज़ें इस पे होती है। अब आइए चुंबकीय आघूर्ण की बात है। तो चुंबकीय आघूर्ण आपको याद होना ही चाहिए, होता है म्यू √n × n+2 Bm, जहाँ n जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखिए ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों और 5 गो इलेक्ट्रॉन है, मैंने 5 गो में 1 गो भरा होगा तो 5 गो अनपेयर हुआ। तो जितना ही ज़्यादा n का मान जितना ही ज़्यादा होगा इस फार्मूला में n = उतना ही ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो पहले चॉइस में कितने हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू है 5 और 5 तो उससे तो ज़्यादा n का वैल्यू हो ही नहीं सकता है, ये तो अधिकतम 5 हो सकता है क्योंकि 10 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और n में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, जरा देखिएगा 1 2 3 4, तो एक यहाँ भरा, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये हो गया 3d5 के लिए। तो n बराबर कितना हुआ, 5 हुआ। अब क्या इससे ज़्यादा होने का सवाल है, जैसे n बराबर 3d2 है, अरे बेटा 3d2 का मतलब 2 का, तो n बराबर 2 होगा। 3d7 का मतलब कितने, 5 6 7, इसमें 2 को भर जाएगा तो फिर 3 को बचेगा ना। उसी तरह से 3d9 में मात्र 1 को बचेगा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है पहले में, और इसलिए फार्मूला के हिसाब से जो फार्मूला कहता है कि n का वैल्यू ज़्यादा होगा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज़्यादा होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज़, फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका जो है उप सहसंयोजन संख्या इस कंपाउंड में। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, लिखा है K3CrOX होल 3, ऊपर कुछ प्लस माइनस, ऐसे कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, तो जितना ये संख्या होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो OX है ना, ये ऑक्जिलेटो आयन है, जैसे COO-, इसी को कहते हैं ना हम लोग OX। तो ये जो है आपका, ये तो द्वितंतुर लिगेंड है, मतलब एक के पास 2 कोऑर्डिनेशन बंधन बनाने की क्षमता है और यह है कितना, 3। तो इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन CN लिख दे रहा हूँ, 3 × 2 = 6। तो इसमें देख लीजिए 6 कहाँ चॉइस है, तो पहला ही चॉइस 6 है। और इस तरह से दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, सॉरी पहला में यह 6 है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो गया ये। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अगला जो इस वीडियो है, इसका जो बचा हुआ हिस्सा, चूंकि 28वां क्वेश्चन है ना, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्त इसको समझ रहे होंगे आप। फिर भी अगर कहीं परेशानी हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बोलेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आधा वाला जो हिस्सा, बचा हुआ जो हिस्सा है, उसको कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।